हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद। एंड एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं हमारे अगले टॉपिक जिसे हम कह रहे हैं सेल ऑर्गेनेल के साथ में या फिर कोशिका के बारे में। मेरे पीछे आप लोगों को जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो भी आप लोगों की कोशिका ही है। इसके अंदर जो मूवमेंट करता हुआ सा फ्लूइड दिखाई दे रहा है जिसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। मिड में आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे न्यूक्लियस कहते हैं। इसके चारों तरफ जो पूरी झिल्ली जैसी संरचना है इसे हम लोग जो है वो कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःपृथ्वी जालिका। अंतःपृथ्वी जालिका जनरली दो प्रकार की होती है, एक रफ, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एटीएस राइबोसोम पाए जाते हैं और ये जो आपको कैप्सूल जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। छोटे 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 पार्टिकल जैसी संरचना दिखाई दे रही है, उनमें लाइसोसोम भी है और राइबोसोम भी है और इसी तरीके से बनाती है ह्यूमन की या फिर एनिमल की सेल। चलिए, तो अब हम लोग जो है वो बेसिकली कोशिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग जो है वो यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि ये सेशन आप लोगों का क्वेश्चन का ही है। चलिए, तो अब हम लोग आंसर फटाफट से हमें क्वेश्चंस करने हैं ना। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका को पावर हाउस या फिर जो है कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। तो हम सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, क्योंकि 36 एटीपी बनाता है और 36 अगर एटीपी बना रहा है तो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन कर रहा है, कोशिकीय श्वसन करता है, जिसके फलस्वरूप ये ऐसा कर पाता है। कहा जा रहा है कौन सा कोशिकांग जो है वो कोशिका के अणुओं में प्रवेश और निकास के लिए नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो वो तो सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो होगी जिसे हम कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं वही होगी, जिसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से जानते हैं। फिर आप लोगों से कहा जा रहा है कि कोशिका, उसके प्रकार, संरचना और कार्य और उसके अंगों का अध्ययन, यानी कि ऐसा स्टडी जिसमें हम सेल के बारे में सारी ही स्टडी कर लेते हैं, इसको हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। साइटोलॉजी नहीं है तो फिर आप सेल बायोलॉजी कर दीजिए, क्योंकि साइटोलॉजी भी हो सकता है, सेल बायोलॉजी भी हो सकता है। इस नाम को देने वाले थे आपके हर्टविंग, और फादर ऑफ साइटोलॉजी जो है वो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कोशिका के बारे में सबसे पहले बताया था। फिर इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि भाई आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। आत्मघाती थैली कह दो, सुसाइडल बैग कह दो, कैरी बैग, डिस्पोजल बैग, एटम बम, डस्टबिन जैसे नामों से जाना जाता है। ये हमारी कोशिका में पाया जाने वाला लाइसोसोम। प्लांट की कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और गोल्जी बॉडी ने आपके लाइसोसोम का फॉर्मेशन किया हुआ है। इसके अलावा ये सब सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिनको तो पढ़ना ही पढ़ना है बस, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी जो है वो पूरी हो जाएगी। फिर कहा जा रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक यानी पुरानी कोशिका। पुरानी वाली कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी कोशिका के अंग नहीं होते, झिल्ली वाले अंग नहीं होते, होता है तो सिर्फ और सिर्फ डीएनए और जो है डीएनए तो वैसे भी आप लोगों का कोशिकांग में नहीं आ रहा, राइबोसोम होता है। पूछा जा रहा है कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है। नाभिक भी नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता, तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ राइबोसोम होता है। इसलिए आप यहाँ पर उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज विल बी द very right answer. Another question कि which of the following the cell organelle is involved in the storage of food and the other nutrient required for a cell to survive. निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का अंग कोशिका के जीवित रहने के लिए पोषक व अन्य पोषक के भंडारे में शामिल है। यानी कि यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि कोशिका के जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन और इन सबका स्टोरेज कौन करता है। तो स्टोरेज के लिए आपके पास में रिक्तिकाएं होती हैं, वैक्यूल्स होती हैं। रिक्तिका के ऊपर जो पतली सी झिल्ली पाई जाती है उसे हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं और प्लांट के अंदर ये जो रिक्तिकाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। प्लांट के अंदर ये रिक्तिकाएं जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, लगभग 90 to 92% जो है वो रिक्तिकाओं का होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर 1 से 2% ही रिक्तिकाएं जो है वो पाई जाती हैं, सिर्फ 1 से 2% ही। और टोनोप्लास्ट तो दोनों के अंदर ही उपस्थित होगा। ये स्टोरेज का काम करती हैं, स्टोर रूम की तरह ये बिहेव करती हैं। Which of the following the cell organelle is involved to the breakdown of the organic metal. आपसे कहा मेटल, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कार्बनिक पदार्थों के टूटने में शामिल है। यानी कि कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने का काम कौन करेगा। साइटोप्लाज्म तो लिक्विड है वो नहीं करेगा, गोल्जी बॉडी जो होता है वो पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज लाइसोसोम। क्या रहेगा, लाइसोसोम ही जो है वो अपघटन करता है, कचरों का निपटारण करता है। कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया तो उसकी डेड बॉडी को भी जो है वही डिसॉल्व करेगा। हर जितने भी अनवांटेड चीज़ें जो आपकी कोशिका में हैं वो सब लाइसोसोम को दे दी जाती है ताकि वो वहाँ पर ले जाकर डिस्ट्रॉय कर सके इन सभी चीज़ों को।
अगला क्वेश्चन है कि फास्फोलिपिड के संश्लेषण में शामिल है, इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ द फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है या फिर जो है वो साइटोप्लाज्म बनाता है। ये देखो लिपिड्स आ गए ना, तो लिपिड का निर्माण आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगी, और वो भी कौन सी, चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका करेगी, क्योंकि फैट का प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो तो आप लोगों का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती हैं, और जो वसा है, लिपिड है, उसका निर्माण चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका करती हैं, क्योंकि चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका के ऊपर क्या नहीं पाए जाते, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है और एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में मौजूद है, तो प्लांट सेल के अंदर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, जो उसकी फोटोसिंथेसिस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, क्लोरोप्लास्ट। नाभिक दोनों में है, रिक्तिका ज्यादा कम है, लेकिन है तो दोनों में, साइटोप्लाज्म दोनों में है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं है, और क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस के कारण ही प्लांट जो है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द क्रोमोसोम। गुणसूत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब गुणसूत्र जो होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं, हाँ होते तो हैं। फिर कहा जा रहा है जीन धारण करता है और वंशानुगत में मदद करते हैं, करते तो हैं। क्रोमेटिन और प्रोटीन के रूप में डीएनए से बने होते हैं, बिल्कुल बने होते हैं। तो फिर हम कहेंगे कि ये सारी ही चीजें सही हैं, क्योंकि जब कोशिका के अंदर आपका डीएनए लिक्विड फॉर्म में होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है, तो ये धागेनुमा संरचना में बदलता है। यही डीएनए फिर आगे चलकर जो है वो बेसिकली आप लोगों के क्रोमोसोम में बदलता है, और एक कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं। डीएनए के ऊपर ही जो है वो बेसिकली जीन लगे होते हैं, तो ये गुणों का भी जो है वो ट्रांसफर कर रहा है, तो बात तो बिल्कुल सही है। फिर पूछा जा रहा है कि कौन सा एकल झिल्ली वाला अंग है, यानी कि सिंगल लेयर वाला जो है वो ऑर्गन होता है जिसके में झिल्ली पाई जाती है। रिक्तिका में भी झिल्ली पाई जाती है, गोल्जी बॉडी में भी झिल्ली पाई जाती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी झिल्ली पाई जाती है। तो हम यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ अबोव। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या यहाँ पर पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंग जंतु कोशिका में मौजूद होता है और पौधों की कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। आंसर कीजिए, आंसर कीजिए फटाफट से कि क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जंतु कोशिका में मौजूद है। अब जंतु कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये तारक काय या तारक केंद्र नहीं पाया जाता। बाकी तो सब चीजें जो है हर बार भी ऑल ऑफ दीज आंसर नहीं हो सकता है ना। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा दोहरी झिल्ली से बंधा हुआ अंग नहीं है। नहीं है, आप लोगों से पूछा है कि जिसके अंदर झिल्ली नहीं है और दोहरी झिल्ली जो है से बंधा हुआ अंग नहीं है, तो सबके पास ही झिल्ली पाई जा रही है यहाँ पर। तो फिर हम लोग जो है दोहरी झिल्ली से बंधा अंग नहीं है, तो फिर हम लोग इसे जो है वो क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर कहेंगे। अगला क्वेश्चन है गोल्जी काय के निकायों के बारे में, गोल्जी निकायों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सत्य है की बात पूछे कि क्या गोल्जी बॉडी एक थैले जैसा दिखाई देता है, क्या ये केंद्र के सबसे पास में होता है, और क्या है ये पूरी कोशिका के अंदर जो है वो बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करता है। जी हाँ, ये सारी ही बात सही है, इसलिए हम यहाँ पर डी करेक्ट आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि न्यूक्लियस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, बात तो सही है, यही सही है भाई। इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, हाँ। इसमें डीएनए और अन्य अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, हाँ। तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, ऑल ऑफ द अबोव, यानी कि ये भी सारी बातें यहाँ पर सच है। फिर इसके बाद में हम कह रहे हैं कि सेल शब्द जो है वो किसने दिया था। तो सेल शब्द बेसिकली सेला नाम दिया था, और वो आप लोगों के रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है, सेल के लिए आवेदन नहीं किया जा, अच्छा, जो सेल का एग्जाम्पल नहीं है, वायरस, वायरस सेल का एग्जाम्पल नहीं है। शैवाल भी सेल है, बैक्टीरिया भी सेल है, फंगाई भी सेल है, प्रोटोजोआ भी सेल है, लेकिन जो सेल नहीं है वो है वायरस, क्योंकि वायरस नॉन सेल्यूलर है। ये ना तो कोशिका जो है वो है ही नहीं है, ये सेल है ही नहीं, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। राजधानी यानी कि वैक्यूल, इसके चारों ओर की झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, तो अभी मैंने बताया था कि इसके चारों ओर की झिल्ली को हम लोग टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना।
इसके अलावा हम लोग बात करेंगे माइक्रोफिलामेंट नामक प्रोटीन डैश से बने होते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे होमवर्क में देंगे और कमेंट सेक्शन में देंगे। और आप लोग मुझे बताइए कि क्या मुझे ये द 10 मिनट जो साइंस जोन है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, आपको ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो क्लियर हो रहे हैं क्या वो अच्छे लग रहे हैं। प्लीज़ मुझे ज़रूर से जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या हम इन सेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कीजिए। और अगर ये अच्छा लग रहा है सेशन तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।